हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन पर आशा करता हूं कि सभी लोग मस्त और शानदार होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं उस टॉपिक का नाम है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी मित्र मैं जो शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल शुरू लेवल से शुरू कर रहा हूं, जीरो शुरू कर रहा हूं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे वर्तमान समय में इस समय समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम जो 11 फरवरी को दिया हुआ है, उसके बाद जस्ट उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम लगा हुआ है। आप इन दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपके लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। इसके अतिरिक्त आप अन्य किसी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यद्यपि इसमें थोड़ा सा मैं डीप लेके चलूंगा, और लेकिन डीप इसलिए लेके चलूंगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर न जाए। इसी चैनल पर मैं दोस्तों जैसे ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, उसी तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और जनरल साइंस भी पढ़ाऊंगा। अतः आप यदि ये सब सेशन पढ़ना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बनाऊं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अतः देखिए मित्र, आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। ये थोड़ा लंबा सेशन होगा, इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा लंबा सेशन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी मित्र बता रहा हूं। कौन सा? इंडियन ज्योग्राफी, मतलब भारतीय भूगोल बता रहा हूं। और भारतीय में मतलब आपको भारत को चित्र भी दिखाई दे रहा है। ये क्या? अपना इंडिया। सबसे पहले लेके चलूंगा इंडिया। सबसे पहले चलूंगा इंडिया। इंडिया का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इंडिया। अच्छा, ये बताइए, अगर आप जानते हैं तो जो इंडिया है, भारत है, भारत के कितने नाम हैं? भारत को किन अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आपने सुना होगा शायद, जैसे आर्यवर्त, आर्यवर्त, उसके बाद भारत, उसके बाद हिंदुस्तान, उसके बाद जो भारत के नाम है बच्चों, जम्मू द्वीप, जम्मू द्वीप। तो भारत को इन 4 नामों से जाना जाता है: आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान और जम्मू द्वीप। मतलब जो इंडिया है, अपना जो भारत देश है, भारत को अन्य 4 नामों से जाना जाता है। शायद इससे पहले आप जानते हो या न जानते हो। अगर नहीं जानते हैं तो आप इसे नोट कर लें। भारत जो अपना प्यारा भारत का वो चित्र दिखाई दे रहा है, ये इसे इंडिया को 4 नामों से, अन्य नामों से जाना जाता है, जिसमें आर्यावर्त भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं और जम्मू द्वीप भी कहते हैं। अब आपके जहन में दिमाग ये आ रहा होगा कि इसका नाम अलग अलग क्यों रखा और किसके नाम पर पड़ा। तो देखिए, और किसने इसको अलग अलग नाम दिया। तो बच्चों, जो इंडिया नाम है, इंडिया जिसे आप इंडिया नाम देख रहे हैं, ये ग्रीक या यूनानी या रोम, ग्रीक, यूनानी या रोम के लोगों ने अपने देश को इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा, क्योंकि जो इंडिया है वो ग्रीक भाषा के इंडो शब्द से बना है। किससे बना बच्चों? इंडो शब्द से बना है। ग्रीक भाषा किससे बना है? इंडो शब्द से बना है। कंडीशन ये थी मित्र, आपको मुख्य बात पे लेके चलता हूं मैं, कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। जैसे ये यहां से सिंधु नदी इस तरीके से निकली हुई है और यूं आती है बच्चों, ध्यान दीजिए, इस तरीके से आती है। एक मिनट, ध्यान दीजिएगा। जैसे इधर देखिए, ये अपना भारत है, मान के चलते हैं, ये अपना भारत है, ये मान के चलते हैं। इधर ये नदी है सिंधु नदी, और इधर आपके ग्रीक थे, ग्रीक, यूनानी या रोम के लोग थे। उन्होंने इस नदी, जो सिंधु नदी है, कौन सी बच्चों? सिंधु नदी है, इसे इंडस कहा। क्या कहा? इंडस कहा। ध्यान दीजिए,
क्या कहा? इंडस कहा। जो सिंधु नदी है उनको यूनानियों ने, रोम के लोगों ने या ग्रीक के लोगों ने क्या कहा? इंडस कहा, इंडस रिवर कहा। और हमारा जो भारत, प्यारा भारत है, वो सिंधु नदी के ईस्ट में है। किधर है? पूर्व में है। वो सिंधु नदी किधर है बच्चों? पूर्व में है। भारत किधर है? सिंधु नदी के पूर्व में था। और इसलिए यहां के जो लोग हैं, यहां की जो भूमि है, उनको ग्रीक लोगों ने क्या कहा? इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। क्लियर? समझ में आ चुका होगा, मैं जानता हूं यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी। कि फिर एक बार देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी तरीके से बच्चों क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान दीजिए, एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत को इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो बता सकते हैं ग्रीक या यूनानी या रोमन, बात एक ही है, एक ही देश के लोगों का नाम है ये। इन्होंने क्या किया कि जो सिंधु नदी थी अपनी, सिंधु नदी को इंडस रिवर कहा। क्या कहा? इंडस रिवर कहा। और इस सिंधु नदी के पूर्व में अपना देश प्यारा भारत है। यहां की भूमि को जो रोम के निवासी थे, ग्रीक थे, इन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा। और इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है बच्चों? इंडो शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? इंडो शब्द से हुई है। इतना मैं जानता हूं आपके क्लियर हो चुका होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को एक बार फिर रिपीट करके आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो भारत है, हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान किसने इसका नाम, भारत का नाम हिंदुस्तान रखा? तो ध्यान दीजिए, जो पारसी लोग थे, कौन थे बच्चों? पारसी लोग थे। जो पारसी लोग थे, कौन थे बच्चों? पारसी। पारसियों ने हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रखा। कैसे? जैसे ये अपना भारत है, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। इधर सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी को इन पारसियों ने, सिंधु नदी को, किसको बच्चों? सिंधु नदी को, सिंधु नदी को इन पारसियों ने हिंदू नदी कहा। क्या कहा? हिंदू नदी कहा। क्या कहा बच्चों? हिंदू नदी कहा। और हमारा प्यारा भारत है वो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित होने के कारण यहां की मातृभूमि को इन्होंने हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। क्या कहा बच्चों? हिंदुस्तान कहा। मैं जानता हूं इतना क्लियर हो चुका होगा कि हिंदुस्तान किसने कहा है? पारसियों ने कहा है। हिंदुस्तान किसने कहा है? पारसियों ने कहा है। इंडिया किसने कहा है? ग्रीक लोगों ने कहा है। अब भारत इसका नाम कैसे पड़ा? अगर भारत नाम जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं आर्यावर्त। हमारे देश का नाम आर्यावर्त कैसे पड़ा? तो कंडीशन ये हुई थी कि जो हमारे भारत में, उत्तर भारत में आर्य लोग निवास करते थे। कौन से लोग निवास करते थे बच्चों? आर्य लोग निवास करते थे। हां, ध्यान दीजिए, अपने देश का नाम आर्यावर्त क्यों पड़ा? तो कंडीशन ये थी कि उत्तर भारत में, ये अपना उत्तर भारत है, उत्तर भारत में आर्य लोग बसते थे। कौन लोग बसते थे? आर्य लोग बसते थे। उत्तर भारत में आर्य लोग बसने के कारण हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। हमारे देश का नाम क्या पड़ा? आर्यावर्त पड़ा। अच्छा, भारत कैसे पड़ा? अब देखिए भारत कैसे पड़ा कि आर्यों के एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। आर्यों के एक प्रसिद्ध राजा थे। आर्यों के प्रसिद्ध राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। क्लियर? मैं जानता हूं यह सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। इंडिया शब्द ग्रीकों ने दिया, आर्यावर्त शब्द भारत जो दिया है वो भारत में आर्य लोग निवास करते थे उत्तर भारत में, इस कारण से आर्यावर्त कहा जाने लगा। भारत इसलिए कहा जाने लगा कि आर्यों के एक प्रसिद्ध राजा थे, जिन्होंने कई राजाओं को हराया था, इसलिए हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हिंदुस्तान पारसियों के द्वारा पड़ा। अच्छा, जम्मू द्वीप जो नाम दिया है वो पुराणों ने दिया है। किसने बच्चों? पुराणों ने नाम दिया है। किन्होंने दिया है? पुराणों ने नाम दिया है। जो जम्मू द्वीप जो नाम दिया है
वो किन्होंने दिया है? प्राणों ने दिया है। अच्छा, जो बौद्ध काल में हमारा देश जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था, जो बौद्ध काल था, जो समय बौद्ध काल चल रहा था, उस समय हमारे देश को अधिकांशतः जम्मू द्वीप के नाम से ही जानते थे। मैं जानता हूं बच्चों, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं मेन बात पे चलता हूं कि भारत, जो हमारा भारत है, जो अपना इंडिया है, इसकी क्या कंडीशन है। ये तो मैंने केवल भारत, जो भारत शब्द है उसके बारे में इंट्रोडक्शन बताया। अब मैं आपको भारत के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं लेके चलूंगा भारत की स्थिति के बारे में। किसकी बच्चों? भारत की स्थिति के बारे में। कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत की कंडीशन। भारत हमारा विश्व स्तर पर देखा जाए या फिर महाद्वीपीय स्तर पर देखा जाए, कहां बसा हुआ है, इसकी कंडीशन क्या है, मैं उस कंडीशन पे लेके चलता हूं। सबसे पहले तो देखिए, आइएगा, देखिएगा, ये इंडिया है अपना। मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि जो भारत है अपना, भारत की स्थिति कहां है। अगर विश्व स्तर पे देखा जाए तो भारत की स्थिति कहां पर है, अगर महाद्वीपीय आकार में देखा जाए तो भारत की स्थिति कहां पर है। तो सबसे पहले देखेंगे किस विश्व में हमारा देश जो भारत है वो है कहां पर है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका सबसे पहला जो हेडिंग बनेगा वो भारत की स्थिति। कौन सा बच्चों? भारत की स्थिति। की स्थिति। तो देखिए, भारत की स्थिति के बारे में बच्चों बात करें तो सबसे पहले स्थिति में देखा जाए तो स्थिति को दो कंडीशनों से देखा जा सकता है। सबसे पहले देखा जाए तो भारत की स्थिति देखा जाए, विश्व में देखते हैं, विश्व में भारत की स्थिति। किसमें बच्चों? विश्व में भारत की स्थिति। और महाद्वीप के आकार में, महाद्वीप की दृष्टि से देखा जाए तो महाद्वीपों में भारत की स्थिति। किसमें बच्चों? महाद्वीपों में भारत की स्थिति। देखिए, स्थिति की बात की जाए, स्थिति या महत्व की बात की जाए तो भारत को जो स्थिति है वो कहां पर है, किस तरीके से है। महाद्वीपों के आधार पे देखा जाए या विश्व के आधार पे देखा जाए। अगर विश्व के आधार पे देखा जाता है तो इसे दो भागों में बांट लेते हैं। अगर विश्व के आधार पे देखा जाता है तो इसे दो भागों में बच्चों बांट लेते हैं। सबसे पहले अक्षांशों के आधार पर, अक्षांशों के आधार पर। दूसरा है देशांतर के आधार पर। देशांतर के आधार पर देखा जाए या अक्षांशों, विश्व के में देखा जाए, विश्व में अक्षांशों के आधार पर और देशांतरों के आधार पर इसकी स्थिति को मापते हैं। किसके आधार पर बच्चों? अक्षांशों के आधार पर और देशांतरों के आधार पर। पहले हम विश्व स्तर पे देखेंगे कि भारत की स्थिति कहां पर है, तो अक्षांश और देशांतर को लेके चलेंगे। आप लोग इसमें कंफ्यूजन रहते होंगे कि अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। अक्षांशों में भारत की स्थिति कहां पर है, देशांतरों में भारत की स्थिति कहां पर है। मैं इनका अर्थ, परिभाषाएं और भारत की कंडीशन तीनों को साथ लेके चलूंगा। आप बस बने रहिए, देखिएगा। आप चाहे तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ग्लोब पर देखते हैं सबसे पहले। किस पर बच्चों? ग्लोब पर देखते हैं भारत की स्थिति। किस पर बच्चों? ग्लोब पर भारत की स्थिति देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले अक्षांश, सबसे पहले बच्चों अक्षांश देखते हैं। क्या देखते हैं? अक्षांश देखते हैं। अक्षांश के आधार पर देखते हैं भारत की स्थिति। आपके जेहन में यह जवाब होगा कि अक्षांश कहते किसे हैं। तो बच्चों देखो, जैसे आपने देखा होगा, ये ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। यह पृथ्वी है। पृथ्वी के बीच में एक रेखा है इस तरीके से। क्या है? रेखा है। इसे जीरो अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जीरो अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विषुवत रेखा भी कहते हैं इसे, या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। इस जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, जो पृथ्वी को दो भागों में, जो भूमि को दो भागों में बांटती है, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। जैसे ये उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, ऊपर वाला भाग है, इससे ऊपर वाला भाग है, इसे उत्तरी ध्रुव बोला जाता है बच्चों।
और जो जो जीरो अक्षांश रेखा है उससे नीचे वाला भाग है, दक्षिण वाला भाग है, उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। मैं जानता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। बस आपकी बात, आपका जो क्वेश्चन है एक यहां पर अटका होगा कि अक्षांश किसे कहते हैं। तो आप चाहें तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, चाहो तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से, जैसे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण, उत्तर एवं दक्षिण, उत्तर एवं दक्षिण, उत्तर एवं दक्षिण की कोणात्मक दूरी होती है। क्या होती है? कि कोणात्मक दूरी होती है। क्या क्या है बच्चों? कि मध्य कोणात्मक दूरी होती है। जैसे, और ये समानांतर खींची जाती है। जो जीरो अक्षांश रेखा होती है उसके समानांतर इस तरीके से खींची जाती है। इस तरीके से समानांतर खींची जाती है, इस तरीके से। तो ये क्या है बच्चों? ये अक्षांश रेखाएं हैं। क्या है ये? अक्षांश रेखाएं। ये जो आपको इस तरह ग्लोब पर दिखाई दे रही है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। कोणात्मक दूरी, जैसे यहां से ये और फिर ये मिला जाता है, इसी तरीके से यहां से ये मिला जाता है और ये मिला जाता है। इस तरीके से एक एंगल बनता जाता है। जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री हो जाता है। 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल हो जाता है। इतना आपको क्लियर हुआ बच्चों? मैं जानता हूं इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, यह पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, कि पूरी पृथ्वी पर, अच्छा एक चीज और बताऊंगा मैं, कि ये जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है या इक्वेटर है, जीरो अक्षांश रेखा है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। सारी कैसी रेखा होती हैं? काल्पनिक होती हैं, जो केवल पृथ्वी पर नहीं खींची गई हैं। आप सोचें कि जंजीर लेकर के, रस्सी लेकर के पृथ्वी पर खींची हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं बच्चों। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जैसे बताने के लिए जा रहा था मैं, कि आप ये बताइए कि ऑल पूरी पृथ्वी पर, ग्लोब पर जो अक्षांश रेखा है, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है बच्चों 179 होती है। कितनी होती है? 179 होती है, याद रखिए। हाँ, इसमें ये बिंदु काउंट नहीं किए जाते, जो पोलर वाले बिंदु होते हैं ये इसमें काउंट नहीं किए जाते। अगर पोलर साइज पूछी जाए तो इसमें 2 प्लस कर देंगे तो 181 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रेखा की बात पूछी जाए, कितनी अक्षांश रेखा होती है, तो 179 होती है। आप याद रखिए कितनी होती है? 179 होती है। अच्छा, अच्छा इन ये बताइए कि, हाँ तो ध्यान दीजिए, हाँ तो ध्यान दीजिएगा कि इनका हम प्रयोग क्यों करते हैं? अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं? इनका प्रयोग क्यों करते हैं? अक्षांश रेखाओं का, अक्षांश रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं? तो अक्षांश रेखाओं का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि दूरी ज्ञात करने के लिए। किसके लिए? दूरी ज्ञात करने के लिए अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? दूरी ज्ञात करने के लिए, अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो चुका होगा, मैं जानता हूं कि अक्षांशों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और इसके द्वारा, इन्हीं के द्वारा कटिबंधों का निर्धारण होता है। किसका बच्चों? इन अक्षांश रेखाओं द्वारा, अक्षांश रेखाओं द्वारा कटिबंधों का निर्माण, कटिबंधों का निर्धारण होता है।
इन अक्षांश रेखा द्वारा कटिबंधों का निर्माण होता है। अच्छा, एक बात बताएं, अब आप पूछे कटिबंध किसे कहते हैं, अब आप कहेंगे कटिबंध किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे ये दो दूरी है, ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, ठीक है। इसके बीच की जो दूरी है 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री के जो मध्य की जो दूरी है उसे कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री के बीच की जो बच्चों दूरी होती है उसे कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। और इस कटिबंध का निर्धारण किसके द्वारा होता है? अक्षांश रेखाओं के द्वारा होता है, जैसे 0 से 1 डिग्री। क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये निकलता है यहां पर कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। जैसे 0 से 1 डिग्री के बीच की दूरी कितनी होती है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है बच्चों। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। मैं आपको बिल्कुल भारत पे ले चलूंगा, आप चिंता न करें। मैं बिल्कुल आपको यहां पर थोड़ा बताना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने बताना उचित समझा। अब इसके माध्यम से अब भारत की कंडीशन बता सकेंगे कि भारत किन किन अक्षांशों के बीच स्थित है। मैं जानता हूं इतना क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, देशांतर किसे कहते हैं। देशांतर जो रेखा होती है वो कौन सी होती है? ध्यान दीजिए। तो अब चलते हैं बच्चों देशांतर रेखाओं की ओर कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं। देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड लाइन। तो ध्यान दीजिए बच्चों, किन्हें कहते हैं। देखिए, जैसे ये ग्लोब है, ये क्या है? ग्लोब है। मैंने ये उत्तरी ध्रुव बताया था, नॉर्थ पोल बताया था, और इधर साउथ पोल बताया था। सॉरी, इसके बीच में जो रेखा है बच्चों, इसे मैंने विषुवत रेखा बताया था, भूमध्य रेखा बताया था। क्या बताया था? भूमध्य रेखा बताया था। और ये जो देशांतर रेखा हैं, वह रेखाएं भूमध्य रेखा के, किसके? भूमध्य रेखा के लंबवत। कैसी बच्चों? लंबवत। जैसे ये खींची गई काल्पनिक रेखाएं। कैसी हैं? खींची गई काल्पनिक रेखाएं। चाहो तो आप इसकी परिभाषा में लिख सकती हो कि ग्लोब पर भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं। कैसी बच्चों? काल्पनिक रेखाएं। मैं जानता हूं इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यह करती हैं जो पूर्व से, जैसे इस तरीके से, पूर्व से पश्चिम के बीच कोणात्मक दूरी बताती है। जो क्या करती है बच्चों? जो पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी बताती है, ध्यान दीजिए, जो देशांतर रेखाएं वह ग्लोब पर भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं, और ये रेखाएं मोस्टली क्या करती हैं कि पूर्व से पश्चिम, भूमध्य रेखा से पूर्व से पश्चिम की जो कोणात्मक दूरी है उसे दर्शाती है।
जबकि जो अक्षांश रेखा है वे उत्तर से दक्षिण, कौन सी, उत्तर से दक्षिण के बीच की जो कोणात्मक दूरी होती है उसे दर्शाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है, इनका प्रयोग, देशांतर रेखाओं का प्रयोग, जो देशांतर रेखाएं का प्रयोग कहां पर होता है, तो देशांतर रेखाओं का बच्चे जो प्रयोग किया जाता है वो मोस्टली समय ज्ञात करने के लिए होता है। किसका, समय ज्ञात करने के लिए होता है। किसके लिए प्रयोग करते हैं, समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। देशांतर रेखाओं का प्रयोग बच्चों किस लिए करते हैं, समय ज्ञात करने के लिए करते हैं। जो विश्व की अपनी एक समय ज्ञात करने वाली एक मानक समय मानक रेखा होती है जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिए, ग्लोब पर एक समय ज्ञात करने के लिए एक समय मानक रेखा है जिसे ग्रीनविच लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीनविच लाइन कहते हैं। जो आपको येलो कलर में ये दिखाई दे रही है ये ग्रीनविच रेखा है बच्चों। क्या है, ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच रेखा है ये। इसे प्रधान रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इसे प्रधान रेखा के नाम से भी बच्चों जाना जाता है। और यह रेखा है, यह लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरी है। ग्रीनविच जो स्थान है वहां से होकर गुजरी है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच लाइन कर दिया गया, ग्रीनविच रेखा कर दिया गया है। यहीं से पूरी दुनिया का मानक समय का मापन किया जाता है। यह जीरो देशांतर रेखा होती है। ये कौन सी होती है बच्चों, जीरो देशांतर रेखा है। जो आपकी ग्रीनविच रेखा है, विच रेखा है, यह जीरो देशांतर होती है। कितनी होती है बच्चों, जीरो देशांतर होती है, जीरो देशांतर होती है। इतना मैं जानता हूं क्लियर हो चुका होगा। जो ग्रीनविच रेखा होती है वो जीरो देशांतर होती है। और ये कहां से होकर गुजरी हुई है, जो लंदन है, लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच, वहां से होकर निकली है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से पूरी दुनिया का, ऑल वर्ल्ड का समय का मापन किया जाता है। क्लियर हुआ। इसके साथ साथ एक बात और है, प्रत्येक देश की अपनी एक समय मानक सीमा होती है। क्या होती है, प्रत्येक देश की अपनी एक समय मानक सीमा रेखा होती है। क्लियर हुआ। यद्यपि वर्ल्ड के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर 11 मानक समय सीमा रेखाएं हैं, जैसे रूस, कनाडा में 2 हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर भारत के संदर्भ बात की जाए, अगर भारत के संदर्भ बच्चों बात करें तो भारत की जो मानक समय मानक सीमा रेखा है वो कौन सी है, वो कितने डिग्री पर है, तो भारत की समय मानक सीमा रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अच्छा ये बताएंगे आप कि जो ग्रीनविच, जो भारत की समय मानक सीमा रेखा है, वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपको यह कमेंट्स करके बताना है। मैं जानता हूं इतना क्लियर हो चुका होगा बच्चों, मैं समझता हूं कि इतना सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा जिस तरीके से मैंने बताया है। अच्छा एक बात और है यहां पर, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ एक बात और है यहां पर,
यहां पर एक बात और आपको बताना चाहूंगा मैं कि जैसे ग्लोब होता है, क्या होता है, ग्लोब होता है। जैसे ग्लोब है, ये ग्लोब है, इसके बीच से होकर के रेखा है भूमध्य रेखा, आप जानती हैं, अक्षांश रेखा ये इस तरीके से। ध्यान दीजिए, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे इस तरीके से, चाहे उत्तर की तरफ जाएं, नॉर्थ पोल की तरफ जाएं, या साउथ पोल की तरफ जाएं, यदि भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान में हमेशा कमी आती रहेगी। तापमान में क्या होगा, कमी आएगी। मैं जानता हूं ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान में निरंतर कमी आती जाती है। क्या होता जाता है, तापमान में निरंतर कमी आती जाती है। इसके बाद ये दिन रात की अवधि की बात की जाए, दिन और रात की अवधि की बात की जाए तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दिन या रात में हमेशा वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। लेकिन एक कंडीशन और बनती है बच्चों, ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात वही है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में, किसमें बच्चों, जैव विविधता में कमी आती है। क्या होता है, कमी आती है। मैं जानता हूं ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम उत्तर की या दक्षिण की ओर जाएंगे तो जैव विविधता है वो धीमे धीमे कम होती जाएगी। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि ध्रुवों पर क्या पाई जाती है, बर्फ पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों, बर्फ पाई जाती है। ध्रुवों पर क्या पाई जाती है, बर्फ पाई जाती है। इस तरीके से ध्रुवों पर क्या पाई जाती है, बर्फ पाई जाने के कारण जैव विविधता धीरे धीरे वहां पर कम पाई जाती है। पेड़ पौधे वगैरह वहां पर बहुत कम पाए जाते हैं। बर्फ के रेगिस्तान टाइप का होता है वहां पर, जैसे सहारा मरुस्थल है उसी तरीके से बर्फ का मरुस्थल वहां पर पाया जाता है। पेड़ पौधे जीव जंतु बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं ध्रुवों की ओर जाने पर। ये तीनों पॉइंट आपको बच्चों क्लियर हो चुके होंगे, मैं समझता हूं। उसके बाद अब हम चलेंगे भारत की स्थिति के बारे में। अब हम मेन बात पे आते हैं बच्चों, अब हम भारत की कंडीशन पे चलते हैं, भारत की मेन बात पे आते हैं। अब भारत की कंडीशन देखेंगे, भारत कहां पर है, अपना भारत कहां पर है, ये देखते हैं भारत अपना कहां पर है। तो देखिए भारत की स्थिति, जैसे हमने ग्लोब बनाया बच्चों, ये क्या ग्लोब है, इसके बीच में भूमध्य रेखा है, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसके बीच में क्या, ये भूमध्य रेखा है। और इस तरीके से जो लाइनें हैं ये अक्षांश रेखाएं। क्या बच्चों, अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा है। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आपने देखा होगा जो कर्क रेखा है वो भारत के इस तरीके से होकर गुजर रही है, इस तरीके से होकर के। ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। तो हमारा जो भारत है, भारत की स्थिति देखेंगे तो हमारा बच्चों जो भारत है वो मोस्टली यहां पर है। ये अपना भारत है, ये क्या है, भारत। क्या है बच्चों, ये भारत है। तो पहली कंडीशन समझिएगा, तो अब भारत की स्थिति है, ग्लोब पर देखा जाए तो अपना भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर है, भारत कहां पर स्थित है,
भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पर बच्चों? उत्तरी गोलार्ध में है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि जीरो जो अक्षांश रेखा है उससे देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है बच्चों वो उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। इतना क्लियर हो चुका होगा मैं समझता हूं। ये तो आपकी अक्षांश के आधार पर थी। किसके आधार पर? अक्षांश के आधार पर। अक्षांश के आधार पर थी। लेकिन अगर देशांतर के आधार पर देखा जाए, यदि देशांतर के आधार पर देखा जाए, देशांतर के आधार पर देखा जाए, देशांतर के आधार पर देखा जाए भारत की स्थिति, तो ग्लोब बनाते हैं उसी तरीके से। ये अपना भारत, ये ग्लोब है, इसके बीच में ये रेखा है इस तरीके से, भूमध्य रेखा, और इसके बीच में लंबवत ये कौन सी रेखा है बच्चों? ग्रीनविच रेखा है। कौन सी रेखा है? ग्रीनविच रेखा है। भारत ग्रीनविच रेखा से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये पॉइंट आप अच्छी तरह जानते होंगे। तो 82.5 डिग्री इस तरीके से एक रेखा गुजरती है। कौन सी बच्चों? 82.5 डिग्री इस तरीके से। और अपना भारत इसी रेखा पर स्थित है। यहां पर ये कहां पर स्थित है? इसी रेखा पर स्थित है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे देशांतर के आधार पर क्या होता है? स्पष्ट होता है कि भारत कहां पर है? भारत पूर्वी देशांतर में, पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी देशांतर में, पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहां पर बच्चों? पूर्वी देशांतर में स्थित है या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर? उत्तर में है और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर में और पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दो बातें क्लियर हो गई। अब अगर ग्लोब पे बात की जाए, इसको कंडीशन को अगर हम एक ग्लोब पे यहां पर बनाते हैं, यहां पर, चलो इस रेड पेन को हटा देते हैं, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा हो। अगर ग्लोब पे बात की जाए, ग्लोब पर कि भारत की कंडीशन कहां है, तो देखिएगा ये ग्लोब बनाते हैं। ये आपका ग्लोब है, भूमध्य रेखा इस तरीके से है और ग्रीनविच लाइन इस तरीके से है। भारत की जो कंडीशन देखो, ये ईस्ट दिशा है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, दक्षिण है। भारतीय कंडीशन आपको यहां बताई थी दोनों बार में। देशांतर और अक्षांश के आधार पर निर्णय निकला है कि भारत का अपना कहां पर है? यहां पर स्थित है। तो भारत कहां पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ग्लोब पर देखा जाए तो भारत की स्थिति कहां पर है? तो भारत है अपना, भारत उत्तरी पूर्वी, कहां पर बच्चों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कहां पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, गोलार्ध में। मैं जानता हूं क्लियर हो चुका होगा। हमारा पॉइंट यहीं से क्लियर हो गया कि भारत जो वर्तमान में मैं इस पॉइंट को लेके चला था, इसका मतलब यह निकल के आया कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के आधार पर हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहां पर बच्चों? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत अपना कहां पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, गोलार्ध में स्थित है। और क्वेश्चन कैसे भी आता है तो आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। भारत कहां पर स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में बच्चों स्थित है। मैं जानता हूं इतना पॉइंट आपके क्लियर हो चुका होगा, इतना पॉइंट आपके क्लियर हो चुका होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हां, अब देखिएगा, अब देखिए भारत का मैप दिया हुआ ये। अब हम देशांतर के आधार पर भारत की स्थिति निकालें, भारत की स्थिति निकालें। भारत की स्थिति किसके आधार पर? देशांतर, सबसे पहले अक्षांश के आधार पर निकालते हैं।
अक्षांश के आधार पर, अक्षांश के आधार पर निकालते हैं भारत की स्थिति। देखिए ये भारत का दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि का, जबकि बिल्कुल भारत का दक्षिणी बिंदु यहां पर दिया हुआ है। क्या पर दिया हुआ है? यहां पर ये द्वीप हैं छोटे छोटे, इस तरीके से ये दिया हुआ है। तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है बच्चों, मुख्य भूमि का, ये वाला, ये 8 डिग्री 4 मिनट है। कितना बच्चों? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा? उत्तरी अक्षांश। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री, ये इसका उत्तरी बिंदु है। ये कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। मैं उत्तरी अक्षांश क्यों कह रहा हूं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। हमारे भारत का जो अक्षांशी विस्तार है बच्चों, भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है बच्चों? 8 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेकर के अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, यह मुख्य भूमिका है। किसका बच्चों? मुख्य भूमिका है। और जबकि बिल्कुल, और ये कहां पर पड़ता है? कन्याकुमारी में। कहां पर पड़ता है बच्चों? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी, ये कहां पर है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। कहां पर है बच्चों? तमिलनाडु में है। क्लियर हुआ? और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? ये कन्याकुमारी में है बच्चों, इतना क्लियर आपको हो गया। उसके बाद इसका भारत का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु जो है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रेट निकोबार है। क्या बच्चों? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार कहां पर है? ग्रेट निकोबार में। ये कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसे किस नाम से जाना जाता है? पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, उसे किस नाम से जाना जाता है? इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से, इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट के नाम से इसे जानते हैं। इसके बाद इसे पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसे पार्सल पॉइंट भी कहते हैं। बात एक ही है। अगर पूछा जाए भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, इसे किन किन नामों से जाना जाता है, तो बता सकते हैं इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सल पॉइंट। बात एक ही है। और ये कहां से है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहां पर है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा? दक्षिणतम बिंदु। जबकि 37 डिग्री 6 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है, यह भारत का उत्तरी बिंदु है। कौन सा? भारत का उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु है भारत का। और इसे किस नाम से जाना जाता है बच्चों? इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे इंदिरा कॉइल के नाम से जाना जाता है। इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा कॉल क्या है?
भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। क्या है? इंदिरा कॉल क्या है बच्चों? भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है जो 37 डिग्री 6 मिनट है। जो किस राज्य में है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहां पर बच्चों? जम्मू कश्मीर राज्य में, कश्मीर राज्य में है। क्लियर हुआ? ये जो विस्तार बताया मैंने अक्षांश के आधार पर बताया बच्चों। किसके आधार पर बताया? अक्षांश के आधार पर बताया। अच्छा, कभी कभी यहां से यहां तक की दूरी पूछी जाती है। कि भारत की उत्तर से दक्षिणतम दूरी कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिणतम दूरी कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिणतम दूरी है 3214 किलोमीटर। यदि आप बाइक से जाएंगे तो यहां से इंदिरा पॉइंट से जाएंगे अपनी बाइक से, तो आपको इंदिरा कॉइल तक जाने में 3214 रुपए किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवानी पड़ेगी। क्लियर हुआ? यदि आप इंदिरा पॉइंट से या पिग्मेलियन पॉइंट से या पार्सल पॉइंट से जाते हैं जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है अपनी बाइक से, तो आपको इतनी पेट्रोल डलवानी पड़ेगी कि 3214 किलोमीटर दूरी तय हो सके और आप इंदिरा कॉइल नामक स्थान पर पहुंच सके जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। मैं जानता हूं इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। ये मैंने बच्चों जो दूरी बताई, स्थिति बताई भारत की, वह स्थिति आपकी अक्षांश के आधार पर बताई। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद देखिएगा, अब मैं बताता हूं भारत की स्थिति, सॉरी देशांतर के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? देशांतर के आधार पर भारत की स्थिति बताता हूं। देशांतर दृष्टि से भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, ठीक है। देशांतर रेखाओं के बारे में बता ही चुका हूं। तो देखिए, सबसे पहले जो भारत की स्थिति है वो 68 डिग्री, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहां पर है? यहां पर है। और पूर्वी बिंदु कहां पर बच्चों? वो यहां पर है, यहां पर। इसे किबूथु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किबूथु, किबूथु बोलते हैं। और जो पश्चिम बिंदु है इसे गौर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गौर माथा के नाम से। गौर माथा के नाम से जानते हैं। और ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। सबसे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। और ये सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु है। हाँ, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर बच्चों? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर हुआ? हाँ, अब मैं देशांतर के आधार बताऊं तो ये जो कंडीशन है 68 डिग्री, कितनी बच्चों? 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से लेकर के, मतलब अगर ग्लोब, ये ग्लोब है, ये मान लेते हैं बच्चों, ये जो रेखा है और ये ग्रीनविच रेखा है, तो यहां से यहां तक कितनी है? 68 डिग्री है। कितनी बच्चों? 68 डिग्री। ये कौन सी लाइन है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री, कितनी बच्चों? 97 डिग्री 25 मिनट। कितनी? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या? पूर्वी देशांतर। तो दोनों तरह समझिए, ये 97 डिग्री, सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो हमारा भारत बच्चों कहां पर है? वो हमारा भारत की कंडीशन
इन इसके बीच में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर की मध्य है। पूर्वी में इसलिए बोल रहा हूं कि ये ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा की ओर है। किधर है? पूर्व दिशा की ओर है। इसलिए जो भारत की स्थिति देशांतर के आधार पर है, भारत की स्थिति बच्चों देशांतर के आधार पर है, वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य भारत की भौगोलिक स्थिति फैली हुई है। मैं जानता हूं क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो देखिएगा, देशांतर आधार पर देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कहां पर है? इनके मध्य स्थित है अपना प्यारा भारत। अच्छा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या कहलाता है? गौरमाथा कहलाता है, जो कहां पर है? गुजरात में बच्चों। कहां पर है? गुजरात में। जबकि पूर्वी बिंदु है उसे किबुथु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किबुथु बोलते हैं। सबसे पहले सूर्योदय यहीं पर होता है, किबुथु में होता है बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश किबुथु में होता है। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? जिसका नाम गौरमाथा, गुजरात में पड़ता है। अच्छा, यहां से यहां तक की जो दूरी है बच्चों, जो गौरमाथा से लेकर के किबुथु तक आप जाएंगे, आप किसी से भी जाएं, ये आपकी कंडीशन पर निर्भर करेगा। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। भारत की जो दूरी है पूर्व से पश्चिम की दो दूरी है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से दक्षिण की दूरी में कितनी बताई थी? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। अगर भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है बच्चों। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है बच्चों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। जो विश्व के क्षेत्रफल में देखा जाए, अगर वर्ल्ड की जैसे पूरी दुनिया ही है, भारत इतना है, तो इसे 100% मान लिया जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है परसेंटेज में? तो परसेंटेज में विश्व में भारत का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। कितना? 2.4% है। जो महाद्वीपीय विस्तार होगा उसमें बताऊंगा, आप चिंता न करें। ठीक है, जो महाद्वीप विस्तार है उसमें मैं इसे बताने का प्रयास करूंगा, आप चिंता न करें। इतना मैं जानता हूं आपके समझ में आ चुका होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो देखिए, यहां से 2-3 बातें निकल के आ गई। हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अपना भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ये निकल के आ गया। भारत की स्थिति बताई मैंने। अब देखिएगा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, किससे बच्चों? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत की स्थिति में बच्चों विश्व के अगर 10 बड़े देश लेते हैं तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। कितना है? कौन सा है? रूस है। सबसे बड़ा देश कौन सा बच्चों? रूस। उसके बाद कनाडा, चीन,
चौथे नंबर पर क्या है? यूएसए। पांचवें नंबर पर ब्राजील। छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद भारत। सातवें नंबर पर क्या आता है? भारत। तो ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? सातवां है। कौन सा है? सातवां है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है बच्चों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ये दो महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया और यूरोप में। और अगर रूस की बात की जाए तो विश्व की जितनी भी जमीन है उस पर 9% पर, किस पर, सॉरी 11% पर रूस का अधिकार है। 9% पर आपका कनाडा का अधिकार है। 6% पर चीन का कुछ अधिकार है। 6% पर चीन, इसका यूएसए का अधिकार है। सॉरी सॉरी 5% पर इसका अधिकार है ब्राजील का। और उसके बाद 4% पर इसका अधिकार है ऑस्ट्रेलिया का। भारत का 2.4% पर अधिकार है। अपना डाटा रियल याद रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो सातवां है। कौन सा बच्चों? सातवां है। 1 मिनट। हाँ तो बच्चों ये क्लियर हो चुका होगा, मैं जानता हूं ये आपके क्लियर हो चुका होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। अब मैं आपको बताता हूं जनसंख्या की दृष्टि से। हाँ तो बच्चों देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से बताता हूं। जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय कंडीशन बताता हूं। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। की दृष्टि से भारत की कंडीशन क्या है? तो ध्यान दीजिए, ये जो डाटा दिया हुआ है बच्चों, ये 2017 का दिया हुआ है, लेकिन मैं 2023 का बता रहा हूं। मैं किसका बता रहा हूं? 2023 का। किसका बता रहा हूं? 2023 का बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, 2023 में देखा जाए तो जनसंख्या में भारत है पहले स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है। दूसरे नंबर पर है चीन। दूसरे नंबर पर बच्चों कौन है? चीन है। फिर तीसरे नंबर पर कौन है बच्चों? यूएसए। कौन सा है? यूएसए। यूएसए तीसरे नंबर पर है। फिर उसके बाद इंडोनेशिया आ जाती है चौथे नंबर पर। इंडोनेशिया। अच्छा, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है बच्चों? ये बताओ, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? जकार्ता है। जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया के दो बड़े द्वीप हैं। इंडोनेशिया प्रशांत महासागर का एक देश है। इसके सबसे बड़े जो द्वीप हैं इन्हें जावा और सुमात्रा हैं। जावा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ग्रीनलैंड है। आप अच्छी तरह जानते हैं। इसकी राजधानी जकार्ता है। पांचवें नंबर पर आपका ब्राजील आ जाता है जनसंख्या में। कौन सा? ब्राजील आ जाता है। छठवें नंबर पर क्या आ जाता है? अपना लल्ला पाकिस्तान आ जाता है। सातवें नंबर पर क्या, कौन सा देश है? नाइजीरिया, जो अफ्रीका देश है, अफ्रीकी देश है। तो सात ही देश लेके चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत हम लोग पहले हैं, पहले स्थान पर पे वर्ल्ड कप जीत चुके हैं जनसंख्या के मामले में हम लोग। दूसरे नंबर पर चीन है, हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। चीन दूसरे नंबर पर है। यूएसए तीसरे नंबर पर है। इंडोनेशिया चौथे नंबर पर है। ब्राजील पांचवें नंबर पर है। पाकिस्तान छठवें नंबर पर है। नाइजीरिया सातवें नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टि से। तो मैंने आपको जनसंख्या की दृष्टि से बता दिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से बता दिया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे आगे भारत है, उसके बाद चीन है, उसके बाद यूएसए है, फिर इंडोनेशिया है, ब्राजील है, पाकिस्तान है और नाइजीरिया है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत का स्थान सातवां है, जो 2.4% है। मैं जानता हूं इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इससे आगे मैं जो बताऊंगा बच्चों, वो आपको नेक्स्ट सेशन बताऊंगा। फिर मैं कहता हूं आपसे
यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को, इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और ताकि उनको भी पता चल सके कि इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जैसे विषयों को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं बच्चों, ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा सकें। चाहे आप सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैंने जिस तरह पढ़ाया है उस तरीके से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते होंगे। नेक्स्ट सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।